नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर डिवीज़न द्वारा आयोजित WLI के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे उसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट काफ़ी देर के बाद आ रहा है, तो चलिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो अपनी ब्लॉग चैनल है वहाँ पे PDF के रूप में या फिर ब्लॉग के रूप में दिखेगी, तो आप वहाँ जाएं और ये करें, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे है। 35% LDC कोटा के तहत हुआ था और 3 मार्च को आयोजित किया गया था। 2 घंटे ये था और 110 क्वेश्चन थे जिसमें से 100 क्वेश्चन करने थे। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, समूह ग कर्मचारियों को रीएंगेज करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? तो जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो हैं अपने GM, ठीक है। ये इसका आंसर GM हो जाएगा, ठीक है। समूह ग कर्मचारियों को रीएंगेज करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? GM है, यानी कि महाप्रबंधक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राथमिकता क्रमांक 1 मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो 30 दिन है, ठीक है। ये 30 दिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। रेलवे में एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन पदाधिकारी को कौन सा लाभ नहीं मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है तबादले में विशेष प्रावधान, तो सही है। बैठक में भाग लेने के लिए विशेष अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तो मिलता है। केंद्र सरकार की वर्तमान नीति के प्रतिकूल आलोचना, ये तो कोई भी रेलवे कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं ये नहीं कर सकते हैं। और डी है स्वयं का विकास, तो ये है A, B, D तो सही है, लेकिन केंद्र सरकार की वर्तमान नीतियों की प्रतिकूल आलोचना नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे कंडक्ट रूल वायलेशन होता है। और ये कंडक्ट रूल जिसका वायलेशन होता है वो कंडक्ट रूल नंबर 9 है, जिसमें सरकार की आलोचना से रिलेटेड है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ये C होगा, ठीक है। चलिए मैं एक बात यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि कंडक्ट रूल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे टर्म्स कंडीशन आप छोटे रूप में देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ही होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको श्योर हो जाएंगे अगर जो 26 कंडक्ट रूल हैं। एक्चुअली यूँ कहना चाहिए कि 24 ही हैं, लेकिन क्या है कि उसके आगे भी जो 23 ही हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है क्योंकि उनके अंदर जो पावर ऑफ इंटरप्रेशन है या जो भी है वो सब कंडक्ट रूल 23 पे है। तो इतने तो याद ही कर सकते हैं कि 1 से लेके ये, और आजकल खासकर ट्रेंड में ये चल रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड को जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं जो 3C में हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। CMS एक सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए विकसित किया गया? तो CMS एक क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो क्रू लॉबी प्रबंधन, तो ये इसका सही आंसर होगा। ये ज़्यादातर ऑपरेटिंग के प्रश्न ऑपरेटिंग के जो ये होते हैं स्टेशन मास्टर या गार्ड या फिर AOM या ACM के जो होते हैं उसमें ये एक कॉमन क्वेश्चन है, तो वहाँ आते रहता है, ठीक है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती की रिक्तियों में कितना आरक्षण है? तो पहले 3% था, अभी 4% है। ये मैंने कई बार और कई पेपरों को सॉल्व करते हुए मैंने बताया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी भी पुराने बुक्स में 3% ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। अंतर रेलवे स्वयं के अनुरोध पर हस्तांतरण के मामले में 5 वर्ष की सेवा की शर्तें कब लागू होती हैं? तो ऑप्शन देखते हैं कि पारस्परिक हस्तांतरण के मामले में, ठीक है। पत्नी और पति अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत होंगे तो भी, और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई विधवा को, और कैंसर रोग से ग्रसित। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि RB नंबर जो है वो 67/2019 के हिसाब से कैंसर रोग से या क्रोनिकल जो डिजीज से ग्रसित हैं उनको शामिल कर लिया गया है, यानी कि जो D नंबर ऑप्शन है ये नहीं होगा। और RB नंबर 12/2017 है, उसके हिसाब से उसके अंदर 4 कंडीशन थे।
तो मैं आपको चारों कंडीशन को पढ़ता हूं। पहला कंडीशन है ट्रांसफर साउटेड ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिक, यानी कि पहला जो ये ऑप्शन है वो नहीं, मतलब शर्त उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है, 5 वर्ष की, क्योंकि वो अगर म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है तो वो कभी भी किया जा सकता है। दूसरा है ट्रांसफर साउटेड ऑन स्पाउस ग्राउंड, यानी कि जो सेकंड नंबर का बी ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर आएगा वो सी आएगा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई विधवा के लिए, ठीक है। लेकिन इसके आगे हम देख लेते हैं कि और 2 कंडीशन क्या है। रेलवे सर्वेंट हु आर केयर गिवर्स टू द डिसेबल चाइल्ड, तो जो डिसेबल चाइल्ड के संदर्भ में जो ये है, ये 5 वर्ष की सेवा की शर्तें लागू नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरा है फिजिकली हैंडीकैप रेलवे सर्वेंट के मामले में भी ये नहीं लागू होंगी। और फिर ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 67/2019 जो सर्कुलर है, इसके हिसाब से उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उसी को मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। दो सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस कुड ऑल्सो बी एडेड फॉर दिस एग्जम्पशन। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आरबी नंबर 12/2017 एंड 67/2019 ये दोनों आप पढ़ें, और इसका जो बेनिफिट्स है, इसके जो इंटरप्रिटेशन है, जो इसकी व्याख्या है, उसको आप खुद अपने माइंड में सेट करें, क्योंकि ये 2 सर्कुलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई तरह के एग्जामों में आते हैं। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, एसीएम की तैयारी कर रहे हैं, एओम की तैयारी कर रहे हैं, एडी की तैयारी कर रहे हैं, AWM की तैयारी कर रहे हैं या AME की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 2 सर्कुलर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। तो GDCE यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो ये क्या है कि ये RRC के द्वारा होती है और ये डायरेक्ट सीधी भर्ती के लिए होती है, ठीक है। इसके अंदर जो कोटा होता है वो डायरेक्ट कोटा होता है जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये भी है कि आप 1 दिन की रेलवे की ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो GDC के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी में क्या है कि टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि किसी में 2 साल है, किसी में 3 साल, तो वो प्रोबेशन पीरियड को खत्म करना पड़ता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। खंड नियंत्रक को दिए जाने वाला स्पेशल ट्रेन कंट्रोल्स भत्ता कितना है, तो 5,000 अभी है, ठीक है। ये अलाउंस वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनको ध्यान से देखना चाहिए। और उसमें जो भी है, जैसे कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है वो जैसे कि NH का ये है, तो वो है मेरे ख्याल से 384 रुपीज़ 1 और 2 के लिए है। 477 जो है वो आप बताएंगे कि किसके लिए है? नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ये है आई थिंक 3 to 5 के लिए है, ठीक है। तो इस तरह आप जो भी यादें करते हैं तो उनको बहुत ही केयर के साथ आप उनको याद करें, और आगे जो एग्जाम आएंगे आपको उससे काफ़ी बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट था 2 मैंने जो बताया आपको। और अगर आगे मैं बात करूं तो लेवल 6 और 8 के लिए 630 रुपीज़ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये सब याद रखना चाहिए। तो आपको आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ये बढ़ते हैं प्रतिबद्धताओं के चार्टर के अनुसार, यानी कि हमने ये बोलना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जो चार्टर है उसके अनुसार कर्मचारियों द्वारा सेवा अभिलेख देखने के कितने अंतराल में सूचित किया जाता है, तो 1 साल में किया जाता है। ये चार्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। हड़ताल करने का एक अधिकार है, क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। ये संवैधानिक या पूर्ण या फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि इसको आप ध्यान से देखें। राइट टू प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट द राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। पॉइंट नोट कीजिएगा आप। But right to strike is not a fundamental right, but a legal rights, and with it is right statutory restriction is attached in the Industrial Dispute Act 1947. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो समझने जैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। गर्भपात के मामले में अधिकतम मातृत्व अवकाश स्वीकार्य है, तो ये 45 डेज है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है
62 किस रेल सेवाचरण में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबंध है? तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऑप्शन के माध्यम से भी आप अलग कर सकते हैं। जैसे कि 21 में क्या है, कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो उसके साथ ना तो शादी करेगा ना शादी करने का करार करेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और फिर 22 में है वो मादक पदार्थों का। ठीक है, मादक पदार्थ जैसे कि 8 घंटे का जो ड्यूटी शुरू होता है उससे पहले या उस ड्यूटी के दौरान वो नहीं ले सकता है, ये टर्म एंड कंडीशन है। फिर आप जो 22A जो देखेंगे तो ये RB 3/2000 के अंतर्गत ये एक सर्कुलर निकाला गया था कि भाई कोई भी रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाएगा। ठीक है, और 23 में ये है कि अस्पष्टता करना है तो कौन करेगा? द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन दिस रूल्स आर रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसको स्पष्ट करेंगे या फिर वो डेलीगेट करेंगे किसी को कि भाई इसको स्पष्ट करो कि इसमें और क्या रूल्स हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे हिसाब से जो इसका आंसर है जो RB 03/2000 इसके हिसाब से ये 22A आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का सदस्य कौन नहीं होता है? तो देखो जो हाई लेवल पे है वो वहां पे भी हमारे जोनल के लोग नहीं होते हैं, तो ये PCPO नहीं होगा। ठीक है, रेलवे सचिव हो सकते हैं, जोनल जो GM होते हैं जोनल लेवल के रेलवे के, तो वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले जो है ना एक टर्म एंड कंडीशन में आपको हाईलाइट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे पढ़ें और मैं भी पढ़ता हूँ आपके लिए। ये ए फॉर्मल सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑन रेलवे केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन Railways Athlete Association in 1928. The name was changed to Railway Sports Control Board RSPB in 1956. ओके, तो ये जो रेलवे एथलेट एसोसिएशन जो 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये बाद में बन गया था 1956 में RSPB, रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये C होना चाहिए, ये एक्चुअली यहाँ पे C होना चाहिए। ठीक है, RSCB एंड टू रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड बाद में 1998 में बन गया था RSPB। ठीक है, एज टू ब्रिंग द नोमिनिकल्चर इन ट्यून विद द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम ए modest beginning, only hockey, athlete and tennis under its wing. The growth achieved by RSPB in last 79 has been stupendous. ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने रखा, ये रेलवे बोर्ड की जो साइट है वहां से ये कलेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर अभी वर्तमान में 30 खेले हैं या 30 एथलेटिक्स महासंघ हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है। ठीक है, हम उनको प्रमोट करते हैं क्योंकि हमारा काम है रेल की तरफ से खेलों को जो प्रोत्साहन देना है, जो प्रमोट करना है, उसका ये करना है। तो ठीक है, तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का ये है, और इसके जो होते हैं मेंबर्स, ये जोनल रेलवे के GM होते हैं और सचिव रेलवे बोर्ड, इसके अलावा ट्रेजरर होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो चलिए फिलहाल तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडल पर चयन पैनल का अनुमोदन कौन करता है? तो ये ADRM करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ही है। ठीक है, गुड्स गार्ड का चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? तो A2 है। ये सब 1 लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवधिक हस्तांतरण का उद्देश्य है? पहला है लंबित हस्तांतरण अनुरोध को समायोजन करने के लिए, दूसरा है कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए, और चौथा है कम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को हस्तांतरण करने के लिए। तो ये सब हो सकता है, लेकिन जो ये है ना पीरियोडिकल ट्रांसफर, ये सेंसिटिव पोस्टों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं को कम किया जा सके, क्योंकि लोग एक ही टेबल पर बैठे रहेंगे तो वो
कनेक्शन हो सकता है, बिटवीन नेक्सस बन जाता है और वो करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इसका मेन उद्देश्य है। मतलब आवधिक ट्रांसफर का उद्देश्य ये है, लेकिन हस्तांतरण का उद्देश्य तो ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, किसी का नेम नोटिंग है तो वो उनको ला सकते हैं। कड़ी मेहनत कर्मचारियों को बढ़ावा देना है तो फिर वो क्या है कि मेन जोन में मेन सर्कल में लाया जाता है, और कम प्रदर्शन वाले को फिर वो पेनल्टी के रूप में दिया जाता है। कहीं जैसे कि अगर अहमदाबाद डिवीजन की बात करें तो कोई किसी को गांधीधाम या भूज कांडला कहीं भी भेज सकते हैं अगर वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है या फिर उसने कुछ करप्शन किया है तो इस तरह की चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे आवधिक यानी कि टाइम बाउंड पीरियडिकल हस्तांतरण की बात कर रहा है, इसलिए ये सबसे सही आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, अनुभव पोर्टल किन से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था? ये पेंशनरों से किया गया था। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन भारतीय संविधान की किस संशोधन के दिया गया था? आर्टिकल 323A के तहत किया गया था, और ये मेरे ख्याल से इसका जो ये किया गया था वो 1 नवंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, कैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, सीपी ग्राम का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपी ग्राम का पूर्ण रूप है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम। इस हिसाब से सेंट्रल पॉलिसी ग्रीवेंस, तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सही आंसर है। उम्मीद किससे रिलेटेड है? तो ये उम्मीद जो है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, तो ये मेडिकल से रिलेटेड है यानी चिकित्सा से रिलेटेड है। ठीक है, RELHS अंशदान कितनी दरें हैं? तो ये 4 दरें हैं। 4 दरें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। 4 दरों में 1 से 5 के लिए 30,000 रुपये हैं, और 6 के लिए 54,000 रुपये हैं, 7 से 11 के लिए 78,000 रुपये है, और 12 से ऊपर के लिए 1,20,000 रुपये हैं। तो RLHS के अंतर्गत आने के लिए ये अमाउंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, और ये दरें जो हैं वो 21 से 2018 से लागू हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, एक वेबसाइट में www का क्या पूर्ण रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, इसका सही रूप यही है। अस्थायी खाता संख्या यानी कि परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर में कितने नंबर्स होते हैं? तो ये 12 नंबर होते हैं। ऐसे PPN 16 डिजिट का तो नहीं होता है। ये अस्थायी खाता संख्या, अस्थायी खाता संख्या जो होता है ये पान होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये 10 डिजिट के होते हैं। ठीक है, और अगर PPN हुआ तो ये 16 डिजिट के होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। HOER वर्गीकरण में बदलाव के लिए कौन सक्षम है? तो PCPO सक्षम है। ठीक है, HOER के वर्गीकरण के लिए बदलाव में। NPS ट्रस्ट किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो PFRD के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, DAC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। ये आज की डेट का महत्वपूर्ण पेन ड्राइव जैसा एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का नियम 14(2) भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 3112 से रिलेटेड है। इसमें आप यूं समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कुछ स्पेशल प्रोसीजर, वो उसको इम्पोज करने के लिए ये इसको 14(2) को किया जाता है, जिसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है बाय राइटिंग होती है, ओरिजिनलिटी उसकी तय की जाती है, और उसमें बताया जाता है कि इसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इट्स ओपन केस, और इनको रिमूव किया जा सकता है सिंपल वे में। यही है इसके अंदर।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, पैतृक अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकार्य है? तो पैतृक अवकाश जो है 15 दिनों के लिए स्वीकार्य है और 6 महीने के अंदर लेना होता है और 2 से कम बच्चों में दिया जाता है, ठीक है, या 2 लाइफ जीवित बच्चों तक ही इसको ये किया जाता है। ये देखिए आप 79 है, BOS का पूरा रूप क्या है? तो BOS है बुक ऑफ सैंक्शन, ठीक है, ये मैन पावर प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है। रेलवे पर कितने प्रकार के पेंशन? तो रेलवे में 6 प्रकार के पेंशन है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण के लिए कितना समय माना जाता है? यानी कि फैक्चुअल जॉब एनालिसिस जो है वो 72 आवर्स का होता है। ये सिंपल और 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्चुअल जॉब एनालिसिस इज 72 आवर्स, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। रेल स्वास्थ्य नियम 1966 का कौन सा नियम दहेज प्रतिबंध करता है? तो दहेज प्रतिबंध यानी 14 में क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, आप ऑप्शन से चले तो 14 में ये है कि रेल कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और 13 में क्या है कि गिफ्ट से रिलेटेड है, यानी कि उपहार से। और 13A जो है वो दहेज से रिलेटेड है। तो ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा, ठीक है। फिर 12 जो है वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। रोजगार का वर्गीकरण धारा 103 में यानी कि डी में परिभाषित किया गया है, तो गहन इंसेंटिव को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। आश्रम नियम 1966 के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है, यानी कि ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था इस 3C से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली का कौन सा पैरा म्यूचुअल एक्सचेंज हस्तांतरण पर वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है? तो ये जो है आपको आर्टिकल 310 है और 311 यानी कि 311, ये दोनों ही हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 309 में क्या है? तो 309 में यहाँ पे मुझे गड़बड़ी लग रही है, तो 85 का आंसर जो होगा वो 310 होगा, ठीक है। बी आप इसे ऐसे देख सकते हो। 301 में जनरल है और 302 से 8 जो है सीनियरिटी इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड का है। 309 में सीनियरिटी ऑन प्रमोशन है। 310 और 11 में म्यूचुअल एक्सचेंज है। 312 में ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट है। 13 में असाइनमेंट ऑफ सीनियरिटी ऑफ रीडिप्लॉयमेंट ऑफ मतलब क्या बोलेंगे उनको, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ है, ठीक है, सरप्लस स्टाफ है। और 14 में जो है वो सीनियरिटी वेयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन ए ग्रेड इज सेम। तो ये था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। पेंशन सारांशिकरण राशि की कटौती कितने वर्ष तक की जाती है? तो 15 वर्ष तक की जाती है, ठीक है। उसके बाद ये पेंशन जो है रिस्टोर हो जाता है। चलिए, पेंशन के कितने गुना 5 वर्ष से कम अवधि के लिए DCRG का भुगतान होगा? तो ये 6 गुना होगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर 6 गुना होगा। चलिए, स्टेशन मास्टर के ड्यूटी रोस्टर वर्गीकरण को बदलने के लिए कौन है? तो इसमें जो है वो PCPO ही उनका वर्गीकरण किया। मतलब अभी आपने HUR के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया वही से रिलेटेड है। और PCPO ही इज ऑथराइज्ड टू चेंज द रोस्टर। वैसे देखने जाओ तो GM के पास पावर है, लेकिन क्या है कि डेलीगेशन ऑफ पावर में PCPO इज द करेक्ट आंसर राइट नाउ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का स्थापना कब हुई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 नवंबर 1985 को किया गया था, ठीक है। चलिए, ठीक है, 1 नवंबर 1985 को। उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रमुख कार्मिक अधिकारी कौन है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है वो श्री प्रभास कुमार है,
ठीक है, वहां पे पीसीपीओ राजकुमार है। चलिए, रेल सेवा आचरण नियम 1966 में कुल कितने नियम है? तो 26 नियम है। ठीक है, ये कोई पूछता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 26 नियम है। RELHS में शामिल होने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस यानी कि कितनी अर्हक सेवा की आवश्यकता होती है? तो 20 ईयर्स इट इज important for qualifying service. Now, look at question number 93. HRMS is full form. HRMS is a human resource management system. Find out where is. So, human resource management system is correct answer is B. Okay. Now, let's move on. Question number 94. उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना कब हुई थी? यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ये 1 अक्टूबर 2002 को बना था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2002। इसमें ऐसा है कि जो अजमेर जो था वह वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत था, वो उसको लिया गया था, और बीकानेर और जोधपुर जो डिवीजन थे वो नॉर्दर्न रेलवे के थे। ठीक है, और फिर जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर को मिला के उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि 4 डिवीजन के साथ ये बना हुआ है। तो सही आंसर 1 अक्टूबर 2002। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात अराजपत्रित कर्मचारियों को कितनी सुविधा पास दे है? तो ये 3 दे है। ठीक है, 5 वर्ष से पहले 1 दिया जाता है। चलिए, किसी महिला कर्मचारी के द्वारा संतान गोद लेने पर कितने दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 180 डेज का किया जा सकता है। जो पैटर्निटी लीव में जो चीज़ें हैं वो एडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड में भी वही चीज़ें लागू होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। अधिकारी द्वारा ब्रॉन्ज मेडल पास होने पर कितनी राशि जमा करवाई जाएगी? तो ये जो है ब्रॉन्ज मेडल पे 3799 जमा करवाई जाएगी। अगर आपने सिल्वर खोया है तो फिर 3800 रुपये यानी कि 3800 जमा करवाई जाएंगी, और अगर आपने गोल्ड खोया है तो फिर आपको जमा करवाया जाएगा 17,449 रुपये। तो ये खोता नहीं है एक्चुअली। क्या लोग अपनी मेमोरी, जो ऑफिसर होते हैं ना, वो अपने मेमोरेबल चीज़ों को रखते हैं, तो ये इतने पैसे जमा करा देते हैं। क्योंकि ऐसा है, ऐसा मेरा मानना है। आप कोई केस मत मेरे ऊपर कर देना, ताकि भाई स्टडी विथ प्रभात वाले ने ऐसा बोला था कि भाई वो रख लेते हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं ऐसे ही माफ़ी मांग लेता हूँ पहले ही, ताकि किसी तरह की कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं कि रेलवे कर्मचारी को पूर्ण सेवा काल के दौरान कितनी बार पर्सनल कंप्यूटर एडवांस स्वीकृत किया जा सकता है? तो जैसे कि पता है कि RV 10/2017 उसके हिसाब से 5 बार आपको पर्सनल कंप्यूटर एडवांस स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, हम फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 99 पे है कि महापरिनिर्वाण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और PNM का पूरा रूप क्या है? तो ये परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी है, यानी कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या मारेंगे? आपको क्या लगता है? मुझे ये लग रहा है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। लग क्या रहा है? एक्चुअली है ये परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। इट वाज सेट अप इन द ईयर ऑफ 1952। ओके, या यूं कहें कि 1 जनवरी 1952, बिकॉज इट कम्स इन फोर्स वर्ड आर यूज्ड इन दैट आर्टिकल। सो हम एंड ऑफ द क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी का होगा, जिसको हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए कि भाई आपको क्यों पसंद नहीं है, इसमें और आप क्या सुधार करना चाहते हैं या आप क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को बेनिफिट्स हो।
तो चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ और नए एपिसोड में हम दूसरा कुछ देखते हैं। थैंक यू सो मच।